अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेप्रिसिएशन जो हमने सेकंड ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आगे देखते हुए चलेंगे। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जिसमें 3 मेथड में आप लोगों को 3 या 4 मेथड में आज आपको समझाऊंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 4 मेथड समझा दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसके 5 मेथड्स होते हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड और 2 और हैं, ठीक है। मीन्स के 5 मेथड्स हैं। मैं आज आपको 1 बाय 1 मेथड्स करवाऊंगी और इजी स्टेप्स में समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, ऑन जनवरी 10, 2011 मिस्टर यामीन परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹140,000। मिस्टर यामीन ने परचेज की है मशीन। कब परचेज की? 10 जनवरी को। कितने की? 140,000 की। स्क्रैप वैल्यू बोले, रिजुअल वैल्यू बोले, या इसको स्क्रैप वैल्यू बोले, बात एक ही है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या दी हुई? 30,000। द एस्टिमेटेड लाइफ, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन की, वो कितनी है? 10 ईयर्स। मिस्टर यामीन फॉलो द कैलेंडर ईयर एंड अलाउंस मेथड फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है? Calculate depreciation expense of machine up to 2015 under sum of the year digit method, ठीक है। तो sum of the year digit method सबसे पहले हम करते हैं। देखिए, sum of the digit method जो है ना, बहुत इजी है। इसमें क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले वाले सवाल में कॉस्ट ऑफ मशीन सिखाई है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन, उसकी इंक्रीज और उसका टी अकाउंट, ठीक है। अब सम ऑफ द डिजिट मेथड में क्या है, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन हमें दी हुई है 140,000 की, ठीक है। इससे हम माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू देखते हैं। स्क्रैप वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 20,000, सॉरी 30,000 दी हुई है। तो हमने ये 30,000 क्या कर दूंगी, मैं इससे माइनस कर दूंगी, ठीक है। मैंने क्या करा है, कॉस्ट ऑफ मशीन से माइनस कर दी स्क्रैप वैल्यू। आएगा हमारे पास 110, ये हमारी अब आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाय 55। अब पूछे ये 10 डिवाइड बाय 55 कैसे? देखो, 10 जो है ना, ये हमारी लाइफ दी हुई है, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दी हुई है 10, ठीक है। और 55 में कैसे लेकर आई आपने? 55 या 45 कुछ भी आ सकता है। इसको मेथड निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर एस्टिमेटेड लाइफ 15 दी हुई है, 10 दी हुई है, कुछ भी 5 भी दी हुई है, तो उसको एक फॉर्मूला है, या तो फॉर्मूला भी है और एक छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक मुझे ज्यादा आसान लगती है, आप ट्रिक देख लो। 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल करोगे 55 आंसर आएगा। सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, ये याद करने वाला अमल है कि क्या करना होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन को माइनस करते हैं हम किससे? स्क्रैप वैल्यू से। जो वैल्यू आए, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लाइफ से। लाइफ 10 है तो उसको कर दूंगी मैं 10 से, ठीक है। और 10 को मैं प्लस करती गई उसके नीचे वाले नंबर से, 10, 9, 8। अगर यहाँ 15 होता तो मैं 15 + 14 + 13 और ऐसे ये चलता रहता, ठीक है। फिर जो वैल्यू आती वो उस समय क्या कर दूंगी, टोटल कर दूंगी 55 से, फिर मैं यहाँ क्या कर दूंगी, डिवाइड। ये मेरा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, ये तो एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? n+1 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको देखो सॉल्व करो। n मतलब नंबर, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास? 10 है। 10 + 1 डिवाइड बाय 2, तो पहले 10 लिखा, 10 + 1 कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट डाल लेती हूँ और डिवाइड बाय 2, तो 10 को 11 से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 110,
110 और डिवाइड बाय 2 कर दूं, आंसर आएगा 55। ओके, या तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से भी आसान है, या तो इससे कर लो, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, जो आपकी लाइफ ऑफ एयर्स है ना, उसको आप नीचे लेते जाओगे और जो टोटल बना टोटल करो, प्लस डाल के नीचे लेते जाओगे और टोटल आएगा, जो टोटल आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे लाइफ से। इससे हमारा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड बनेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रिमूव कर दिया। अब क्या है, इसका पैटर्न कैसे बनेगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सब देखो। सबसे पहले हमने मिस्टर यामी लिख दिया क्योंकि उन्होंने परचेज की है मशीन। जनरल में हम कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर परचेज हो रही है मशीन, तो हमने जिसने परचेज की उसका नाम लिख दिया। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम मालूम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी, लेकिन सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से। ठीक है, एक्सपेंस लिख दिया यूजिंग सम ऑफ द डिजिट मेथड। फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेथड लाजमी लिखना है, यूजिंग for the sum of the digit method, sum of the digit method। ठीक है, डिजिट मेथड में यहाँ पर यूज करूंगी। अब इसका पैटर्न क्या होगा वो देखो। सबसे पहले आप लिख दोगे पीरियड। ठीक है, मतलब कितने टाइम का पीरियड है, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 5 ईयर्स का हमें जो है वो निकालना है। उसके बाद डेप्रिसिएबल कॉस्ट लिख दो या फिर कैलकुलेशन लिख दो, एक ही बात है। मैं यहाँ पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट लिख दिया, मैं कॉस्ट मल्टीप्लाई फ्रैक्शन ये लिख दिया। ओके, 3 कॉलम और बनेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। ओके, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने पीरियड लिखा। अच्छा, सवाल में हमें रिक्वायरमेंट में दिया हुआ होगा कि आपने कितने ईयर्स का बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए, देखो गौर से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अप टू। ठीक है, दोबारा देखती हूँ, ये लिखा हुआ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मशीन अप टू 2015, मतलब 2015 तक बनाना है। और सवाल में क्या दिया हुआ है, ऑन जनवरी 10, 2011, 2011 से 2015 तक हमने बनाना है, 2011 से 2015 तक। ठीक है, तो 2011 लिख दिया मैंने इधर, 2011 का बना रही हूँ। और हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी वो ये निकली थी, ऐसा ही है, ये वाली वैल्यू निकली थी। और अब मैं इसको किससे कर दूंगी, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 55। ये वैल्यू कैसे निकली, दोबारा रिपीट करती हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन से मैंने माइनस की स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, माइनस करी स्क्रैप वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 डिवाइड बाय 50। 10 क्यों, टोटल लाइफ हमें जो दी हुई है वो 10 ईयर्स दी हुई है, और 55 कैसे, जो मैंने अभी पूरा फॉर्मूला बना के पूरा तरीके से समझाया था वो बन के आया था 55। तो 10 को डिवाइड कर दिया मैंने 55 से। ठीक है, अब क्या होगा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, डिवाइड कर दो 55 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20,000। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,000, सेम है। ठीक है, बुक वैल्यू 140 से माइनस करोगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है ना उससे माइनस करेंगे आप 20,000, तो इसके आएंगे 120 बचेगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, दोबारा सुनो, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ना उससे माइनस करोगे आप 20,000, तो वैल्यू आपके पास आएगी 120। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 2012 का, 2012 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2012 वैल्यू दी रहेगी 110, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरी बात सुनो,
10 को, यहाँ 10 था, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर दिखाई थी कि इसकी वैल्यू गिरती रहेगी, तो 10 तो हो गई 2011 में। अब यहाँ पर क्या होगी 9 मल्टीप्लाई 55, ठीक है, वैल्यू गिरेगी हर साल। यहाँ 10 था, यहाँ क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 55, क्या करोगे 110 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे आप लोग 55 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी 18,000, ठीक है, 18,000 आ गई। अब ये नहीं करेंगे कि हम दोबारा 140 को माइनस करेंगे, जैसे मैंने 140 से माइनस करा 20,000, बुक वैल्यू आई थी 120,000, ठीक है। अब क्या करूंगी, बुक वैल्यू से माइनस करूंगी मैं 18,000, ये नहीं है 140 से माइनस करूँ 18, नो, यहाँ पर बुक वैल्यू हमारी 120 हो गई। अब 120 से माइनस करूंगी 18,000, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बुक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 102,000, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा 20,000 प्लस 18,000, यहाँ पर 20,000 क्या है, इससे पहले कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बना था, लेकिन अब 2012 में जब हम आए तो 2011 का एक डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है 20,000, तो 20,000 को डिवाइड कर दोगे 18,000 से, क्या बन जाएगा ये 38,000, ओके। अब 2013 पर आते, 2013 में सेम वही 110,000 मल्टीप्लाई, यहाँ 9 था, अब यहाँ 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 55, ठीक है। 110,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 16,000, ओके। अब 38,000 प्लस 16,000 क्या बन रहा है 54,000, ओके। अब 102,000 में से हम 54,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बच रहा है 86,000। इसी तरह 2014 पर आते हैं, 110 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 55, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 14,000, ओके। अब 54,000 प्लस 14,000 ये बन जाएगा 68,000, ओके। अब 86,000 में से हम 68,000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 72,000। अब 2015 का 110,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 55, ये करेंगे तो यहाँ आएगा 12,000, ओके। 12,000 आ गया, 68,000 प्लस 12,000 हमारे पास वैल्यू आएगी 80,000, 80,000 हो गया। अब क्या करूंगी 72,000 से, ठीक है। अब 72,000 में से 12,000 निकाले तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 60,000, ओके। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन होती है कंप्लीट, कैलकुलेशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या बनाना है, दूसरी एंट्री में हमें बोलेंगे अब जर्नल एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कैसे होंगी वो देख लेते हैं पहले, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी, एंट्रीज बहुत इजी है, इसका पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा, 1 ईयर की 2 एंट्रीज बनेंगी, एक है क्लोजिंग एंट्री और एक है एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं इनका नाम लिख देती हूँ, मिस्टर यामीन, मिस्टर यामीन जर्नल एंट्रीज है, तो जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग आ जाएगी, फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ओके। सीरियल नंबर पैटर्न वही रहेगा, पार्टिकुलर,
PR डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब चूंकि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ईयर वाइज निकाला था 2011, 12, 13, 14, 15 5 ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला है। तो अब हम इंक्रीज जो है वो ईयर वाइज बनाएंगे। 2011 की सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, देन जो है वो क्लोजिंग एंट्री बनेगी। एडजस्टिंग एंट्री 2011 की देखिए कैसे बनेगी। सीरियल नंबर फिर हम लिख देंगे 2011, ठीक है। ईयर 1 लिख दो या सिर्फ मैंने 2011 लिख दिया है, ठीक है। इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखें, लिख ले तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्री 2011 कैसे बनेगी? सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? डेबिट। कितने से? 20,000 2011 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 का बना था, है ना। तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 लिख लिया और फिर अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दूंगी मैं। कितने से? 20,000, ठीक है। अब 2011 की एक एडजस्टिंग बन गई। अब है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगी? पहले मैंने छोटी सी हेडिंग डाली है, ब्लैक पॉइंटर से डालनी है ये क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ये भी 2011 की ही है क्लोजिंग एंट्री। इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगी? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, नया अकाउंट है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा। और हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खत्म करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। कितने से? वही 20,000। ओके, अब 2000, अच्छा नरेशन देख ले। नरेशन क्या है? टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2011, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? नरेशन। यहाँ पर भी बना लेते हैं टू रिकॉर्ड क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लोज करेगा हम यहाँ पर। ओके, इसी तरह बाकी सारी भी बनेगी। 2012, 13, 14, 15 सबकी यही एंट्री बनेगी। बस जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब अमाउंट जो डेबिट और क्रेडिट में लिखोगे वो हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है ना उसमें से आएगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2011 की मैंने रिकॉर्ड किया एडजस्टिंग एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। कौन सी अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करी थी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था 20,000, तो उस वो अमाउंट मैंने इधर डाल दी। 2012 में भी सेम ऐसे ही होगा। 2012 में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था वो 18,000 आया था, ऐसे ही है। तो जब 2012 की एंट्री बनेगी तो वो भी सेम ऐसे ही बनेगी। एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अमाउंट जो आएगी वो आएगी 18,000, ठीक है। और इधर जो क्लोजिंग एंट्री है वो भी सेम होगी।
रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और अमाउंट आएगी 18,000, मतलब 2012 का 18,000। फिर 2013 का कितना हुआ था 16,000, 2014 में 14 और 2015 में 12,000। ठीक है, तो इसी तरह बस अमाउंट चेंज होगी और एंट्री साइज सेम ऐसी ही बनेगी। मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब 2012 की बनाते हैं। सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री की मैंने हेडिंग डाल दी छोटी सी, आप लोग ब्लैक पॉइंटर से डालिएगा। ये एडजस्टिंग एंट्री, ओके। एडजस्टिंग एंट्री क्या करती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, मैंने आपको बताया था 2012 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ था 18,000, तो बन गई एंट्री 18,000 से। ओके, अब इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस for the year 2012. ओके, अब 2012 की ही हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कैसे बनेगी, रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा इधर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और डेप्रिसिएशन हम क्लोज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट वही आएगी जो 2012 में एक्सपेंस निकला था 18,000। ओके, अब 2000, अच्छा इसकी नरेशन बना लेते हैं। टू रिकॉर्ड क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, अब इसी तरह 2013 की बनेगी। पहले एडजस्टिंग बना लेते हैं। पहले एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, allowance for depreciation credit, allowance for depreciation credit। ओके, और अब अमाउंट क्या आएगी जो 2013 में एक्सपेंस निकला था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 16,000, वो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगी। ओके, तो इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, to record depreciation expense for the year 2013। ओके, ये हमारी नरेशन कंप्लीट हो गई। अब 2013 की क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। ये रिमूव कर देती हूँ मैं। 2013 की क्लोजिंग एंट्री बना लेते हैं। 2013 क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस
एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या थी हमारे पास? 16,000। ओके, और इसकी नरेशन बना देते हैं टू रिकॉर्ड क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये बन गई इसकी नरेशन। अब 2014 की पहले एडजस्टिंग बनाएंगे हम। एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब 2014 में कितना एक्सपेंस निकला था? 14,000। तो हमने अमाउंट डाल दी 14,000। नरेशन बना देते हैं टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, depreciation expense for the year 2014। ओके, अब इसकी क्लोजिंग एंट्री बन जाएगी 2014 की ही। क्या बनेगी? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। ओके, और डेप्रिसिएशन क्लोज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, कौन सी अमाउंट? वही 14,000। और इसकी नरेशन बना लेते हैं टू रिकॉर्ड क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके, तो यहाँ पर इसकी नरेशन भी कंप्लीट हुई। अब 2015 की भी सेम ऐसी ही बनेगी, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। तो जस्ट अमाउंट भी चेंज होगी, तो मैं यहीं पर ही अमाउंट चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। जो अमाउंट चेंज होगी वो 14,000 नहीं बल्कि 12,000 हो जाएगी। 14,000 हमारा 2014 में था, लेकिन अब 2015 की बना रहे हैं हम। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 12,000 बन जाएगी। यहाँ से भी 14 हटा के 12 और ये 2015। ओके, सेम वैसे ही है, जस्ट अमाउंट चेंज होगी, सारी एडजस्टिंग और क्लोजिंग सेम ऐसी ही बनेगी हर ईयर की। ओके, यहाँ पर हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हुई। तीसरी है प्रिपेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट इन टी फॉर्म। मतलब टी अकाउंट बनाने हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना है। बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। रिमूव कर दिया है। टी अकाउंट कैसे बनता है? पहले नाम लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हम टी अकाउंट बना रहे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नाम लिख लिया मैंने। ओके, तो
कुछ इस तरह से हमारा टी अकाउंट बनता है। अब मेरी बात सुने आप लोग, जब हमने इंट्रीज बनाई थी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री, उसमें डेप्रिसिएशन आ रहा था, ठीक है, कहीं पर डेबिट हो रहा था और कहीं पर क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहा था और एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट हो रहा था, ठीक है। अब डेबिट वाली साइड पर हम यहाँ डेबिट वाली साइड पर लिखेंगे और यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखेंगे टी अकाउंट। आई होप आप लोगों को आता होगा, जस्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो ये वाली साइड जो है हमारी, ये तो हो जाती है डेबिट, ठीक है, ये साइड हमारी डेबिट होती है और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। अब एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाएंगे, सॉरी टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 2011 की एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे। उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और किसकी वजह से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से। तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सॉरी पहले डेट डाल देते हैं, डेट क्या डालेंगे हम, लास्ट डेट होगी 31 तारीख, कौन सा, बिल्कुल लास्ट महीने 12 और 2011, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लिया मैंने, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और अमाउंट क्या थी 2011 में, 20,000, यही अमाउंट थी, डेबिट हुआ था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट की वजह से, तो मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया, ठीक है। और फर्स्ट अमाउंट थी 2011 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किससे हुआ था, 20,000 से, तो अमाउंट क्या लिख दी, 20,000। अब क्लोजिंग एंट्री 2011 की क्लोजिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट भी हुआ था हमारा, और किसकी वजह से, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो डेट वही आएगी, ठीक है। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट आएगा यहाँ पर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है। और अमाउंट क्या जाएगी, 20,000, ओके। तो 2011 में तो हमारी जस्ट इतना ही था, 20,000, तो मतलब ये अकाउंट जो है वो टाइट हो गए, कहीं बैलेंस सीडी कहीं बैलेंस बीडी नहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड पर भी 20 है और डेबिट साइड पर भी 20 ही है, ठीक है। अब 2012 का लिख लेते हैं, 31, 12 और 2012 में तो हो गया, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लिया, ठीक है। और अमाउंट क्या आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हुआ था हमारा 2012 में, वो हुआ था 18,000, तो 18,000 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोजिंग एंट्री बनी थी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से, तो लिख लेते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, कितने से, 18,000, तो यहाँ पर भी ये टाई हो गया, ये वाला एयर भी टाई हो गया, यहाँ पर भी कोई बैलेंस सीडी और बीडी नहीं आया, ओके। अब 2013 की, वहां पर भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हुआ था, और कितने से हुआ था, 16,000 से, यस 16,000 से। आप लोगों ने अगर उतार लिया है तो आप लोग अपनी कॉपी में बहुत इजीली देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बोर्ड पे लिखा था और फिर रिमूव करके तो मुझे अपनी बुक से ही देखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने कॉपी में उतार लिया तो आप लोग वहां से देखकर, एंट्रीज से देखकर आप लोग टी अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। और यहीं पर ही क्लोज भी हुआ था, क्रेडिट भी हुआ था, सॉरी यहाँ 2012 है और यहाँ 2013, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी,
अकाउंट भी बहुत इजीली हम लोग ने बना लिया। ठीक है, अमाउंट क्या आई थी 2014 में 14,000। ठीक है ना। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, जैसे 14,000। यहाँ पर भी अकाउंट टाई होता है, कोई बैलेंस सीडी और बीडी नहीं आता है। 14,000। ओके, अब लास्ट अकाउंट है हमारा, लास्ट ईयर है 2015 का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लिया मैंने, और अमाउंट यहाँ पर कितनी थी 12,000। लास्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितने का आया था, यस 12,000। ओके, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख दूंगी। और अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर 12,000। ठीक है, और यहाँ पर भी अकाउंट टाई हो गया हमारा। ओके, अच्छा नीचे लाइन जो है वो डबल हो जाएगी। ये अकाउंट खत्म हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। टी अकाउंट भी हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही इजी अकाउंट हमने बनाया। एक दफा और बता रही हूँ, सुन लीजिएगा। तो क्या है टी अकाउंट मैंने किस तरह बनाया है, इंक्रीज को देखते हुए। ठीक है, और मैं अभी टी अकाउंट मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनाया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी रहता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कुछ इसी तरह बनेगा, लेकिन टाई नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो जस्ट क्रेडिट हुआ है और एक ही दफा हुआ है, फर्स्ट वाली एंट्री में, एडजस्टिंग एंट्री में। क्लोजिंग एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक है, तो उसका भी अकाउंट हम बना लेते हैं, उसका भी टी अकाउंट बना लेते हैं। ये वाला आप लोग देख लें, कॉपी कर लें। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, अच्छा जी, अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी बहुत आसान है, बट ये है कि वहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के जो टी अकाउंट था वो दोनों टाई हो गए थे, तो हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ था बैलेंस शीट और बीडी का। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ होगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में टी अकाउंट बना लेते हैं, इसमें सीडी और बीडी बैलेंस आएगा। लेकिन अभी जो हमने बनाया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वो जस्ट डेबिट भी हो रहा था और क्रेडिट भी हो रहा था, तो दोनों एक साथ टाई हो गए थे। ठीक है, तो हमें बैलेंस सीडी और बीडी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हमें बीडी और सीडी की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि हमने जब एंट्रीज बनाई तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही दफ़ा आ रहा है, वो आ रहा है एडजस्टिंग एंट्री में, क्लोजिंग एंट्री में नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लाजमी सीडी और बीडी बैलेंस बनेगा। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेट डालते हैं 31/12/2011 का बनेगा पहले। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसकी वजह से हुआ है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रुपीज 2011 को जो हुआ था वो 20,000 का एक्सपेंस बना था अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब सीडी तो कोई आया ही नहीं, सॉरी डेबिट साइड पर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम बैलेंस सीडी बनाकर 31/12/2011 बैलेंस सीडी 20,000 कर दूंगी मैं। ठीक है, जब बैलेंस सीडी कर दूंगी तो फिर यहाँ पर हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टाई हो गई 20,000 से। ओके,
था, यहाँ पर आके बैलेंस BD हो जाएगा 1 जनवरी 2012 को। बैलेंस BD बन गया कितने से 20,000 और फिर 31/12/2012 को डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसका अकाउंट मैंने लिखा और 2012 को जो अलाउंस हुआ था वो हुआ था 18,000। तो ये टोटल हमारे पास बन रहा है 38,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 20,000, इसका मतलब हमें बैलेंस CD चाहिए होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है 31/12/2012 बैलेंस CD डाल के मैंने अमाउंट डाली इधर, इन दोनों को इक्वल करने के लिए 38,000। ये हमारे पास इक्वल हो गया अकाउंट 38,000 से। ओके, अब हम यहाँ पर जो बैलेंस CD हुआ था वो यहाँ पर आके बैलेंस BD हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2013 को बैलेंस BD कर देंगे। बैलेंस BD कितना 38,000। ओके, फिर 31st डेट 31/12 और 2013 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा मैंने, क्योंकि अलाउंस हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट नेम लिखा मैंने। और 2013 को कितना हुआ है 16,000। 38,000 प्लस 16,000 हमारे पास बना 54,000। अब 54,000 यहाँ पर आके बैलेंस CD हो जाएगा 31/12/2013 बैलेंस CD क्या अमाउंट है 54,000। फिर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टाई भी तो करना है 54,000। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आके ब्रॉट डाउन बन जाएगा फर्स्ट डेट को। ओके, 2014 बैलेंस BD आ गया, अमाउंट 54,000। फिर 31/12/2014 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना था हमारा, अलाउंस जो हुआ था कितने का हुआ था 12,000 का। 54,000 प्लस 12,000 सॉरी 14,000 का हुआ था। 54,000 प्लस 14,000 टोटल बने 68,000। ये यहाँ पर आके बैलेंस CD बन जाएगा 31/12/2014 बैलेंस CD कितना आया है 68,000। फिर ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा टाई। ओके, अब यही वाला बैलेंस आगे जाके बैलेंस BD बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस BD बन जाएगा। मैं यहीं पर ही कुछ करती हूँ 68,000 था। यहाँ पर आके अगर मैं आप लोगों को ओनली बता दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत हमारी लंबी होती जा रही है, तो आप लोग समझ लो, आगे से आप लोग खुद ही कर लोगे, इजी है। क्या करना है, यहाँ पर मैंने बैलेंस CD करा, ये नेक्स्ट लाइन पर आके बैलेंस BD हो जाएगा। फर्स्ट तारीख फर्स्ट डेट है 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है, 2015 हो जाएगा, यहाँ पर करके बताती हूँ 2015 हो गया। ठीक है, और ये बैलेंस BD बनकर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर ये 68,000 हो जाएगा।
68,000 प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर 2015 में हुआ था 12,000 का। 68,000 प्लस 12,000 हमारे पास अमाउंट आएगी 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 80,000। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बैलेंस दोबारा सीडी बन जाएगा और यहाँ पर आएगी फिर अमाउंट 80,000 की। 80,000 की, फिर यहाँ पर इसको टाई करने के लिए हमने बैलेंस सीडी था, सीडी डाला, टाई हो गया, अमाउंट आ गई। यहीं पर ही हमारा आगे टी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी टी अकाउंट। आज हमने यूनिट आउटपुट, आज हमने सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड पढ़ा है। ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाया, उसका फॉर्मूला बताया, सबसे पहले हमने उसकी कैलकुलेशन करी, देन एंट्रीज बनाई हैं, देन टी अकाउंट। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये वाला मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।